नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ को मरने के लिए स्टेशन पर छोड़ गया तो बड़ी डरी सहमी सी वो दो बूढ़ी आंखें यहाँ वहां देखती जा रही थी। आशा भरी नजर से हर एक चेहरे को देखती, मानो हर चेहरे में वो किसी को ढूंढ रही हो। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई वो बूढ़ी औरत आते जाते हर इंसान की तरफ एक सवालिया निगाह से देख रही थी, मानो कुछ पूछना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो, परंतु फिर असहाय होकर चुपचाप बैठ जाती। तब अचानक ट्रेन पहुंच गई और सभी लोग ट्रेन में बैठने के लिए दौड़ने लगे। वो औरत जल्दी से उठी और उठकर जोर जोर से आवाज लगाने लगी, सुमित सुमित। न जाने उसके कमजोर शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि अपना बैग उठाकर तेजी से दौड़ी हुई हर एक डिब्बे के पास जाकर आवाज लगाने लगी, सुमित, ओ बेटा सुमित। लेकिन 2 ही मिनट में ट्रेन चले जाने के बाद स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। लाचार होकर वो वृद्ध औरत धीमे कदमों से वापस प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गई। स्टेशन पर पापड़ बेचता एक युवक उस वृद्ध औरत को कब से देख रहा था। फिर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ अम्मा? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ डरी हुई नजर से देखा, फिर कांपते स्वर में बोली, बेटा एक बात तो बताओ कि टिकट काउंटर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है क्या? उस पापड़ बेचने वाले युवक ने कहा। नहीं तो अम्मा। फिर उस वृद्ध औरत ने दाएं तरफ हाथ करते हुए कहा कि मेरा बेटा तो उधर टिकट काउंटर से टिकट लेने के लिए गया था, फिर अभी तक आया क्यों नहीं? वो युवक बोला, अम्मा काउंटर दाई तरफ नहीं है, अपने बाई तरफ देखिए, पास में ही टिकट काउंटर है। फिर वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा मेरे बेटे ने तो कहा था कि गांव का टिकट किसी और टिकट काउंटर से मिलता है। ये कहकर वो मुझे यहाँ बिठाकर गया था। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर युवक के मन में कुछ संदेह हुआ। तभी वो फिर से घबराई हुई बोली, देखो ना बेटा, 3 घंटे हो गए उसे टिकट लेने गए हुए। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, न जाने कहाँ रह गया मेरा सुमित। अब मैं क्या करूं? तभी पापड़ वाले ने कहा, माँ जी आप चिंता मत करो, इतनी देर से बैठी है तो आपको भूख भी लगी होगी। लीजिए माँ जी, ये खाना खा लीजिए। अपने लिए खाना लाया था, लेकिन दिन भर खाना खाने के लिए समय ही नहीं मिला। ये लीजिए, आप खा लीजिए। तो बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से खाना लिया और उसे ढेरों आशीर्वाद दी। अच्छा माँ जी, मुझे घर जाना है। आप एक बात बताओ, आप कौन से गांव से आई हैं? मैं आपका टिकट ले लेता हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा तो वह बूढ़ी औरत बोली, नहीं बेटा, मेरा बेटा थोड़ी देर में आता ही होगा, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए वो फिर से इधर उधर देखने लगी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये बूढ़ी माँ है कौन और यहाँ स्टेशन पर क्या कर रही है। इनका नाम कमला देवी है, जिनके 2 बेटे रोहित और सुमित हैं। कमला जी और उनके पति ने बड़ी ही गरीबी में अपना समय गुजारा था, लेकिन अपने बेटों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया। उनका बड़ा बेटा गांव में अपने पिता की दूध की डेयरी संभालता है और छोटा बेटा दिल्ली में दुकान चलाता है। 2 महीने पहले ही कमला जी के पति की मृत्यु हो गई थी। कमला जी अपने बड़े बेटे के साथ गांव में ही रहा करती थी, परंतु वहां उनकी हैसियत एक काम वाली बाई से ज्यादा ना थी, जो दिन भर घर का काम भी किया करती थी और इसके बावजूद बातें भी सुना करती थी। बेटे और बहू को उनकी बिल्कुल भी कद्र नहीं थी, लेकिन कमला जी फिर भी मन मार कर जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। एक दिन जब कमला जी परिवार के सब लोगों के लिए चाय नाश्ता निपटाकर रसोई घर में बर्तन साफ कर रही थी, तभी उनके छोटे बेटे सुमित का फोन आया। बहुत समय बाद अपने छोटे बेटे का फोन आया देखकर कमला जी ने जल्दी से अपने हाथ पोंछे और खुशी के मारे कांपते हाथों से फोन लेते हुए बोली, हेलो सुमित बेटा। तभी सुमित की आवाज आई, हेलो माँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? माँ मैं तो ठीक हूँ,
लेकिन लेकिन क्या बेटा, आखिर बात क्या है? माँ, वो काफी दिनों से आपकी बहू रीना की तबीयत ठीक नहीं है। 4-5 दिनों से बुखार चढ़ा है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर कमला देवी ने कहा, तो बेटा किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। फिर सुमित परेशान होते हुए बोला, माँ, सारे उपचार कर लिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए आप हमारे पास दिल्ली में रहने आ जाइए। हमें यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। ये सुनते ही कमला देवी जी को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी और बोली, ठीक है बेटा, मैं जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने के लिए निकलती हूँ। ये कहकर उन्होंने फोन रख दिया और भगवान से अपनी बहू की सलामती की प्रार्थना करने लगी। दरअसल बात ये थी कि जब कमला देवी जी के पति की मृत्यु हुई थी, उस समय उन्हें बीमा के पैसे मिले थे और अब उनके दोनों बेटों और बहुओं की नजर उनके पैसों पर थी। ये उनका अपनी माँ से प्यार नहीं था, बल्कि प्यार का एक ढोंग मात्र था। परंतु कमला जी अपने बेटे को इन जालों से बिल्कुल अनजान थी। एक ममता माई माँ को तो केवल अपने बेटी बहू की चिंता थी कि बहू कितनी बीमार है, बेचारी किस हाल में होगी, और बेचारा बेटा घर कैसे संभाल रहा होगा। फिर सोचने लगी कि यहाँ भी तो दिन भर काम करती हूँ, कौन सा इन लोगों ने मेरे सर पर ताज रख दिया है, फिर भी सारा दिन तिरस्कार ही तो सहती हूँ। तो क्यों ना दिल्ली ही चली जाऊं, रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से भी छुटकारा मिलेगा और बेटा बहू को भी सहारा हो जाएगा। अब ये सोच ही रही थी कि उनका बड़ा बेटा रोहित घर आया तो कमला जी बड़े ही दुखी मन से बोली, बेटा कल मेरे दिल्ली जाने के लिए टिकट करा देना। ये बात सुनकर रोहित चौंक गया और बोला, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तब कमला जी ने कहा कि रीना बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत बीमार है, इसलिए सुमित ने मुझे अपने पास बुलाया है। मैं जाऊंगी तो उसे थोड़ा हौसला भी मिलेगा और मैं घर का काम भी संभाल लूंगी। ये बात सुनते ही रोहित गुस्से में लाल हो गया और चिल्लाते हुए बोला, आज तक तो कभी याद नहीं आई आपके लाडली बेटी को आपकी, और आज जब आपको बीमे के पैसे मिले हैं तो अचानक उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसकी पत्नी इतनी बीमार हो गई कि वो आपको अपने घर बुला रहा है। मैं सब जानता हूँ माँ, उसकी नजर केवल तुम्हारे पैसों पर है। फिर कमला जी बोली, नहीं बेटा, बहू की तबीयत वाकई ठीक नहीं है। सुमित मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता, मेरा यकीन करो बेटा। माँ की बात सुनकर रोहित कड़े स्वर में बोला, तो ठीक है माँ, मैं आपका दिल्ली का टिकट करवा दूंगा, लेकिन जाने से पहले पिताजी के बीमे के पैसे आप मुझे देकर जाएंगी, क्योंकि आपका और पिताजी का खर्चा आज तक हम लोग ही उठाते आए हैं, तो अब इन पैसों पर हमारा ही हक बनता है। यदि आप पैसे लेकर वहां गई तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आपसे पैसे ले लेगा। अपने बड़े बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर कमला जी हैरान रह गई। फिर उसकी ओर देखते हुए बोली, ऐसे समय में भी तुझे ऐसी बातें सूझ रही है? वहां बहू की तबीयत खराब है और तुझे पैसों की पड़ी है। ठीक है, यदि तुझे भरोसा नहीं है तो बीमे के पैसे में से अपने खर्चे के लिए कुछ पैसा निकाल कर बाकी की सारी रकम मैं तुझे दे देती हूँ। ऐसा कहते हुए कमला जी अपनी अलमारी के लॉकर से वो पैसे उठाकर ले आई और कुछ पैसे अपने पास रखते हुए बाकी के सारे पैसे रोहित को दे दिए। पैसा हाथ में आते ही रोहित और उसकी पत्नी की आंखों में एक चमक आ गई। अब वे दोनों बेहद खुश थे। फिर क्या था, रोहित तुरंत स्टेशन की ओर दौड़ा और माँ को दिल्ली भेजने के लिए टिकट खरीद कर ले आया और अगले दिन उसने अपनी माँ को बड़ी खुशी खुशी ट्रेन में बैठा दिया। एक और तो कमला जी को अपनी बहू की तबीयत की चिंता सता रही थी, परंतु दूसरी ओर उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि वो इतने सालों के बाद अपने छोटे बेटे के घर जा रही हैं। दिल्ली स्टेशन पहुंचते ही देखा कि सामने सुमित उनकी राह देख रहा था। सुमित से मिलकर कमला जी तो उसकी बलाई ही लेती जा रही थी। सुमित अपनी माँ को गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। घर पहुंच गए। अपनी बहू से मिलते ही कमला जी बोली, बहू अब मैं आ गई हूँ, अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
देखना, मैं इतनी सेवा करूंगी कि कुछ ही दिनों में तुझे पूरी तरह से ठीक कर दूंगी। तभी उनकी बहू रीना बोली, लेकिन माँ जी, मुझे सेवा से ज्यादा दवाइयों की जरूरत है। फिर कमला जी ने कहा, तो दवाइयाँ ली क्यों नहीं? तभी रीना बोली, माँ जी, दवाइयाँ कहाँ से लेते? आपके बेटे की तो कुछ कमाई है नहीं, सारा दिन दुकान पर मक्खियाँ मारकर आ जाते हैं। ये सुनकर कमला जी को बड़ा दुख हुआ। फिर बोली, बहू, अब मैं आ गई हूं ना, अब तुम्हें दवाइयों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने देसी नुस्खे से बना ऐसा काढ़ा तुम्हें पिलाऊंगी, तुम देखना, बुखार तो यूं गायब हो जाएगा। कमला जी ने बड़ी प्यार से अपनी बहू के लिए काढ़ा बनाया और उसे पिलाया। फल काट कर उन दोनों को खिलाए। अब जैसे ही कमला जी सब्जी तरकारी खरीदने के लिए घर से बाहर निकली, तभी रीना ने सुमित से कहा, ये कौन सी मुसीबत में फंसा दिया तुमने मुझे? तुम्हारी माँ तो ये जहर जैसी काढ़ा पिलाकर मुझे सच में बीमार कर देंगी। अरे क्या करूँ रीना, मैंने तो सोचा था कि माँ आएंगी तो दवाइयों के नाम पर कुछ पैसे हमें दे देंगी, इसलिए तुम्हारी बीमारी का बहाना बनाया था। लेकिन माँ है कि अपने ही देसी नुस्खे अपनाने शुरू कर दिए। फिर रीना आंखें बड़ी करती हुई बोली, तुम्हारी माँ से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं है, हमें कुछ करना होगा, कोई तरकीब लगाओ। बस फिर क्या था, कभी सुमित अपनी माँ से कुछ खर्चे के बहाने पैसे मांग लेता, तो कभी रीना किसी न किसी बहाने अपनी सास से पैसे ऐंठ लेती। कमला जी भी उन्हें चुपचाप पैसे दे देती, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके बेटे की दुकान पर काम नहीं है, इसलिए उसकी मदद करना उनका फर्ज है। अब इस तरह करते करते किसी न किसी बहाने से वे दोनों अपनी माँ से पैसे निकलवा लेती। इधर बहू पर काम का ज्यादा भार ना पड़ी, इसलिए इस उम्र में भी कमला जी जैसे तैसे रसोई घर का सारा काम कर दिया करती। इस सब से रीना तो बहुत खुश हो गई कि चलो बैठे बिठाए मुफ्त की नौकरानी भी मिल गई और पैसे भी आ रहे हैं। अब यहाँ भी वही सब होने लगा जो गांव में होता था। कमला जी दिन भर काम करती और बहू आराम फरमाती। लेकिन एक दिन कमला जी का रसोई घर में काम करते करते हाथ जल गया। उनके हाथ में बुरी तरह से छाले पड़ गया, जिस कारण अब वो काम नहीं कर पाती थी। सारा काम रीना पर आ गया। ऊपर से जब सुमित ने उनसे कहा कि माँ, इस महीने खर्च बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे पिताजी के बीमे के पैसे में से कुछ पैसे चाहिए, तो कमला जी हैरानी से बोली, बेटा, मेरे पास कहाँ है पैसे? तेरे पिताजी के बीमे के जो पैसे मिले थे उसमें से तो काफी पैसे तेरे बड़े भाई रोहित ने ले लिए, और इसमें से कुछ पैसा जो मैं यहाँ लेकर आई थी वो तुमने अपने खर्च के लिए ले लिए, और तो और मेरे पास तो गांव जाने के लिए टिकट का पैसा तक नहीं है। मैंने सारे पैसे तो तुझे दे दिए, मेरे पास अब एक पैसा भी नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर सुमित एकाएक गुस्से में आ गया। माँ, तुमने सारा पैसा रोहित भैया को दे दिया और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर आकर तुमने खर्चा ही कितना किया है और कहती हो कि सारा पैसा खत्म हो गया। क्या आपको दिखाई नहीं दिया कि आपके बेटे का काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है? अब जब सारा पैसा अपने बड़े बेटे को ही देकर आई हो तो उसी के साथ रहो, हम आपके लगते ही कौन है? तब कमला जी बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरे लिए मेरे दोनों बेटे एक समान हैं, लेकिन तुम्हें अपने खर्चों पर लगाम कसनी चाहिए। जब तुम्हारा काम धंधा नहीं है तो इतना खर्च क्यों करते हो? अगर पहले ही भविष्य का सोचकर कुछ बचा लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती तुम पर। ये बात सुनकर रीना बदतमीजी से बोली, ज्यादा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखा कीजिए। हमें कितना और कैसे खर्च करना चाहिए ये हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। फिर सुमित ने कहा, माँ, एक काम क्यों नहीं करती, भैया के पास गाँव वापस चली जाओ, हमारे यहाँ खर्चा भी बड़ी मुश्किल से होता है, अब हम आपका बोझ कैसे उठाएंगे? अपने बेटे बहू के मुंह से ये सब बातें सुनकर कमला जी की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वो कहने लगी, बेटा, मैं तो तुम्हारे बुलवाने पर ही यहाँ आई थी, लेकिन अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो मेरी 2 वक्त की रोटी भी तुम्हें भारी लग रही है। या केवल पैसों के लिए तुमने मुझे अपने पास बुलाया था?
वो तो तुम ऐसे भी मांग लेते तो मैं तुम्हें दे देती, कहकर कमला जी रोने लगी। बस बस माँ, ये फालतू की नाटक बंद कीजिए। हमसे आपका खर्चा नहीं उठाया जाता। आपको कहाँ से बिठाकर खिलाएंगे? रीना ने कड़क स्वर में कहा। तो सुमित ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, माँ, अभी के अभी आप अपना सारा सामान पैक कीजिए। मैं कल आपको स्टेशन पर छोड़कर आता हूँ। अब अपने छोटे बेटे और बहू की बातें सुनकर कमला जी अचंभित रह गई। उन्होंने तुरंत अपने बड़े बेटे रोहित को फोन किया और रोती रोती उसे सारी बात कह सुनाई। फिर रोहित बोला, माँ, हमने आपको इतने साल रखा है, तो क्या कुछ समय वो लोग आपको नहीं रख सकते? उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है। आपका सारा बोझ हम ही क्यों उठाए? अभी यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं रहो। इतना कहकर रोहित ने फोन काट दिया। कमला देवी जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा करके इतना काबिल बनाया था कि आज अपनी माँ की जिम्मेदारी उन्हें बोझ लग रही है? आखिर ये दोनों किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे? कमला जी अपने भाग्य को कोसने लगी कि ये दिन देखने से पहले भगवान ने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया। कमला जी असमंजस की स्थिति में पड़ गई। जिस बेटे के मुंह में वो गांव छोड़कर दिल्ली आई थी, उन्हें नहीं पता था कि वही बेटा उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। अगले दिन जब कमला जी सुबह नींद से जागी तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू उनका सारा सामान पैक कर रहे थे। कमला जी के जागते ही सुमित बोला, चलिए माँ, जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपको स्टेशन छोड़कर आता हूँ। सारा नजारा देखकर कमला जी का कलेजा मुंह को आने लगा। वह रुआसी आवाज में बोली, नहीं बेटा, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी रीना बोली, हद हो गई, जब हमने आपको जाने को कहा है तो जाती क्यों नहीं है? तू यहाँ पड़ी पड़ी हमारा खर्चा बढ़ा रही है। फिर कमला जी ने कहा, लेकिन बेटा, थोड़ा तो मेरे बारे में सोचो, मैं कहाँ जाऊंगी? रोहित ने तो मुझे गाँव आने से साफ मना कर दिया है। तभी सुमित भड़क उठा, ऐसे कैसे मना कर सकते हैं भैया? मैं भी देखता हूँ, चलिए मैं आपको गांव छोड़कर आता हूँ। इतना कहकर सुमित अपनी माँ कमला देवी को रेलवे स्टेशन पर ले गया और अपनी माँ को प्लेटफॉर्म पर बैठाकर बोला, माँ, मैं भी टिकट लेकर आता हूँ। जैसे ही सुमित जाने लगा तो कमला जी ने कहा, लेकिन बेटा, टिकट काउंटर तो यहाँ इस तरफ है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? तो सुमित बोला, माँ, तुम भी ना इतनी भोली हो, गांव जाने के लिए टिकट यहाँ से नहीं दूसरे काउंटर से मिलता है। मैं बस थोड़ी देर में आया। ऐसा कहकर वह वहां से गायब हो गया। अब बूढ़ी माँ कमला देवी बेबसी से अपने बेटे की राह देख रही थी और मायूस होकर स्टेशन पर ही बैठी हुई हैं। एक दिन पूरा बीत गया और रात भी निकल गई, लेकिन उनके बेटे सुमित का कुछ अता पता नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो वो पापड़ वाला फिर से पापड़ बेचने के लिए स्टेशन पर आया। उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि वो बूढ़ी अम्मा अभी तक अपने बेटे के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर ही उदास भाव से बैठी हुई है। अब तो शायद उन्हें भी एहसास हो चुका था कि उनका बेटा अब तक वापस क्यों नहीं आया। सच्चाई का एहसास होने पर उनके शरीर में तो जैसे जान ही नहीं बची थी। रह रहकर अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी भीगी चुकी आंखों को पोंछे रखती। थोड़ी देर बाद समाज सेवी संस्थाओं के कुछ सदस्य गरीबों व मजदूरों को भोजन देने के लिए स्टेशन पर आए तो उस पापड़ बेचने वाले ने बूढ़ी माँ की ओर इशारा करते हुए उन्हें भी खाना देने को कहा। तब उन्होंने एक कोने में निठार बैठी कमला जी को भी खाना दिया। कमला जी ने भूख की तड़प के कारण उनका दिया हुआ भोजन जल्दी से खत्म कर दिया और कहने लगी, थोड़ा और भोजन मिलेगा क्या? तब उन लोगों ने उन्हें और भोजन देते हुए पूछा, माँ जी, आप कहाँ से आई हैं? आपका घर कहाँ है? एक समाज सेवक के इतना पूछने पर कमला जी ने अपना सारा हाल कह सुनाया और कहते हुए रोने लगी, बेटा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अपने जिन बेटों पर मैं हमेशा नाज करती आई थी, जिन्हें मैंने अपने बुढ़ापे की लाठी समझा था, मेरे वही बेटा मेरा ये हाल करेंगे। लेकिन अब मैं अपने किसी बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। मरते मर जाऊंगी, लेकिन उनके पास वापस नहीं जाऊंगी। सारी बात सुनने के बाद एनजीओ के उस सदस्यों की आंखों में आंसू आ गए। आपस में बातचीत और सलाह मशविरा करके
वे लोग कमला जी को एक वृद्धाश्रम में ले गए और कहने लगे, माँ जी, जब तक आपके परिवार वालों को सजा नहीं मिल जाती तब तक आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। तो कमला जी कहने लगी, नहीं, मुझे किसी को सजा नहीं दिलवानी है, लेकिन मैं उस नर्क में अब वापस नहीं जाना चाहती। मैं यहीं रहकर अपने जीवन के बाकी दिन जैसे जैसे काट लूंगी। एनजीओ के सदस्यों ने उनकी वीडियो भी बनाई, न्यूज़ कवर करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि कहते हैं कि बच्चों के लिए माँ बाप की उनकी पूरी दुनिया होती है। शायद इसलिए ही माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है। मगर बड़े होने पर कई बच्चों को माँ बाप बोझ क्यों लगने लगते हैं? वही इसके कारण कुछ बच्चे तो उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आते हैं, तो कई उनके बारे में बिना सोचे समझे ही उन्हें घर से ही निकाल देते हैं। आज भी ऐसी ही एक घटना घटी 65 वर्ष की कमला देवी के साथ, जिनके पति की मृत्यु होने के बाद उनके बेटों ने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। कितने शर्म की बात है कि दोनों बेटों की माँ आज ऐसी स्थिति में आ पहुंची है कि दाने दाने को मोहताज हो चुकी है। कोई भी बेटा उन्हें 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिलाना चाहता, उन्हें अपने साथ अपने घर में नहीं रखना चाहता। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? न्यूज़ कवर को अब कमला जी को सांत्वना देकर एनजीओ के सदस्य चले गए। कमला जी को वृद्ध आश्रम में रहते हुए अभी 4-5 दिन ही हुए थे कि उनके पास वृद्ध आश्रम का संचालन आया और उन्हें कहने लगा कि आपका बेटा बहू आपसे मिलने आए हैं। कमला जी ये सुनकर बड़ी हैरान रह गई। साथ ही उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए कि आखिरकार मेरे बच्चों के मन में अपने माँ के प्रति प्यार उमड़ आया। मैं जानती थी कि मेरे बेटों को मेरी ममता जरूर खींचकर ले आएगी। ये सोच सोचकर कमला जी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। परंतु जैसे ही वो बाहर आए, उन्होंने देखा कि करीब 25 साल का एक युवक अपनी पत्नी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर कमला जी निराश हो गई और वापस जाने लगी, क्योंकि वह उस लड़के को जानती नहीं थी। परंतु उसी समय उन्हें पीछे से आवाज आई, कमला काकी, पहचाना नहीं आपने? बेटे की ये आवाज सुनकर कमला जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि इस नाम से तो उन्हें केवल राजीव ही पुकारा करता था। कमला जी पीछे की ओर मुड़ी और चकित नजरों से उस लड़की की ओर देखने लगी, और थोड़ी देर देखते ही, हाँ, ये तो राजीव ही था। उसे देखते ही कमला जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, इतना बड़ा हो गया? राजीव 14 साल का था जब तुझे आखिरी बार देखा था। दरअसल राजीव एक अनाथ लड़का था जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसकी हालत पर तरस खाकर कमला जी और उनके पति ने उसे अपनी दूध की डेयरी में काम दे दिया था। तनख्वाह के साथ साथ वे दोनों उसकी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण का खर्च भी उठाते थे। लेकिन जब कमला जी के बेटे रोहित ने डेयरी का कार्यभार संभाला तो राजीव पर चोरी का इल्जाम लगाकर वहां से निकाल दिया। कमला जी रोती बिलखती रह गई कि मेरा राजीव ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो चोर नहीं है। लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। उसके बाद राजीव गांव छोड़कर चला गया। आज राजीव को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर कमला जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी राजीव बोला, अरे काकी, आपने अपने राजीव को नहीं पहचाना? इतना कहते ही राजीव ने उनके पैर छुए तो कमला जी ने भरी आंखें लिए उसे अपने गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उसका माथा चूमा। उनकी आंखों से तो जैसे गंगा जमुना ही बह निकली। तभी राजीव की पत्नी भी कमला जी के पैर छूने लगी। ये आपकी बहू है काकी, राजीव ने कहा तो कमला जी ने उन दोनों को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। तभी राजीव बोला, काकी, मैंने कल आपकी खबर मोबाइल में देखी। सच कहूँ तो आपको इस हालत में देखकर मैं अंदर तक कांप गया और खुद को रोक ना पाया। नियति भी कितना अजीब खेल खेलती है। जिन लोगों की माँ होती है उन लोगों को माँ की कद्र नहीं होती, और यहाँ मैं अनाथ माँ के प्यार को आज तक तरस रहा हूँ। कहते कहते राजीव की आंखों में आंसू आ गए। राजीव बोला, मैं और आपकी बहू आपको लेने आए हैं। अब आप हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगी। राजीव की बात सुनकर कमला जी आश्चर्यचकित रह गई। फिर बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? मैं यहीं पर बहुत अच्छी हूँ।
किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। जिंदगी के जितने दिन बचे हैं यहीं रहकर जैसे तैसे गुजार लूंगी। काकी, बचपन में आपसे इस अनाथ को जो प्यार और सहारा दिया, उस प्यार को कैसे भुला सकता हूँ मैं। यह आपके एहसान ही थे मुझ पर कि मैं आज एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। और आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाला हूँ। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। ऐसा कहते हुए राजीव कमला जी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा, लेकिन कमला जी आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रही। तभी राजीव की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो हमें माँ का प्यार मिल जाएगा और हमारे बच्चे को दादी की छाया। फिर राजीव आंखों में आंसू लिए कमला जी के पैरों में गिर गया और बोला, कहाँ इतने एहसान किए हैं आपने मुझ पर, बस ये एक एहसान और कर दो। हमें अपने प्यार और आशीर्वाद से वंचित मत करो, हमारे साथ चलने से मना मत करो। राजीव और उसकी पत्नी को इस तरह प्रार्थना करती देख कमला जी की आंखों से प्यार भरे आंसू का झरना फूट पड़ा। उन दोनों को गले से लगाकर खूब रोई और उनके साथ चलने को तैयार हो गई। आज कमला जी के रूप में राजीव को अपनी माँ मिल गई और कमला जी का इस परिवार के साथ ये रिश्ता अनोखा जरूर था, परंतु बहुत अनमोल था। दोस्तों, माता पिता के भाग्य की ये कैसी बिड़ बना है जिन बच्चों के लिए वह पूरा जीवन कपा देते हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव पर वो बच्चे उनकी परवरिश से हाथ खींच लेते हैं। बेटे आलीशान मकान में रहते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए उस मकान में जगह नहीं है। जीवन के अंतिम मुकाम पर पहुंच गए माँ बाप को खुद को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि अपने सुख दुख की परवाह ना करते हुए माता पिता ने अपने जिन बच्चों को बड़ा करके काबिल बनाया, वे बच्चे ही आज के दौर में बुरे माँ बाप को बोझ समझने लगे हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।